मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कल पढ़े थे हिंद चीन, और हिंद चीन का कुछ और विस्तार हम लोग आगे करते हैं कि हिंद चीन में कैसे आखिर फ्रांस ही क्यों हिंद चीन पर शासन किया। हम उस बात पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि सबसे पहले अन्नाम में, फिर कंबोडिया के राजा से संधि किए और इस तरह से वो पूरे हिंद चीन पर अपना अधिकार जमा लिए। अब इस पर शासन कैसे किए गए, तो आप देखिए उपनिवेश का उद्देश्य क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हिंद चीन पर जो आए थे शासन करने वो डच थे। कौन थे? डच लोग थे। सबसे पहले डच आए और भारत में बच्चों, भारत में इनका सबसे बड़ी क्या था कि भारत में ये सफल नहीं हो पाए और चीन में सीधे इनको इंग्लैंड से प्रॉब्लम था। सीधे इंग्लैंड से भारत में सफल नहीं हुए और चीन में भी इंग्लैंड से, कह सकते भारत में भी अंग्रेज से थे प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इनको हिंद चीन सबसे अच्छा लगा वहाँ पे शासन करने में या वहाँ पर अथी करने में। तो फ्रांसीसी ने हिंद चीन पर शासन करने का सबसे पहले उपयोग उन्होंने व्यापारिक नगर और बंदरगाह से किए। व्यापारिकों नगर से, व्यापारिक नगर एवं बंदरगाह से किए। तो सबसे पहले फ्रांसीसी जो है हिंद चीन में शासन कहाँ से शुरू किया? व्यापारिक नगर एवं बंदरगाह से वो हिंद चीन में शासन शुरू किए। इसके बाद ये धीरे धीरे गांव की ओर, ग्रामीण की ओर भी बढ़ने लगे और इस तरह से ये शासन का अपना प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब देखिए कि कुछ शहर के पास क्या क्या था। तो किसान ग्रामीण में की ओर बढ़े, ग्रामीण की ओर बढ़े तो किसानों का शोषण करना शुरू कर दिए। किसानों का शोषण, इसके आगे पढ़ेंगे इन्होंने क्या क्या सुधार किया। किसानों के शोषण किए, मतलब सुधार के मतलब शोषण करने के लिए सुधार किए, जैसे रेलगाड़ी, ये वियतनाम भारत का निर्यात, वियतनाम जो होता है चावल का निर्यातक में तृतीय देश होता है, इस तरह। तो आप देखते हैं आगे कुछ का शोषण करना शुरू किए, जैसे कि तोकीन का जीवन लाल घाटी था। याद रखना बच्चों, तोकीन जगह का नाम था जिसका जीवन क्या था? लाल घाटी। तोकीन का जीवन क्या था? लाल घाटी। कंबोडिया का मेकांग नदी, कंबोडिया का मेकांग नदी, ये इन लोग का जीवन था, जहां से हम लोग जैसे सिंधु सभ्यता से भारतीय लोग का, तो मेकांग नदी था। कोचीन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र था। मेकांग का डेल्टा क्षेत्र, कोचीन चीन था, मेकांग का डेल्टा क्षेत्र था और चीन से सटे हुए क्षेत्र थे, जहां चीन से जो सटे हुए क्षेत्र से सटे क्षेत्र, आप इसको लिख सकते हैं जहां पर आपको था कोयला, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, जस्ता, टीन, कोयला इत्यादि। तो जो खनिज से सटे थे, चीन से सटे क्षेत्र थे, खनिज संसाधन, जस्ता, टीन और कोयला। अब देखिए कि फ्रांस ये सब जानकारी क्यों ले रहा था, क्योंकि और पहाड़ी इलाकों में जो थे रबड़ की खेती होती थी। बच्चों, पहाड़ी इलाकों में रबड़ की खेती, इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहाड़ी इलाकों में रबड़ की खेती और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती थी। अब सवाल आता है, अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फ्रांसीसी आए, उनको ना भारत बेहतर बन पाया ना चीन बेहतर बन पाया, वो हिंद चीन को ही बेहतर समझ पाए। तो उन्होंने सबसे पहले व्यापारिक नगर का और बंदरगाह से शोषण करना शुरू किए। बच्चों, बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे वैसा भाग जहाँ से व्यापार होता है, जहाँ पर पानी वाले जहाज आते हैं, लगते हैं और व्यापार करते हैं, उसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं।
इन्होंने शोषण व्यापारिक और नगर से व्यापार के नाम पर किया, फिर ग्रामीण में और किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। अब कहीं पर किसी से आपसे डेवलप करना है या उसे बेहतर वहां से पैसा लेना, तो पता करना होगा कि कहां पर क्या होता है। अब ये क्या किया बच्चों कि अब उनको जानकारी होना चाहिए कि कहाँ, तो देखें कि तोकीन का लाल घाटी है, कम्बोडिया मेकांग नदी किनारे है, कोचिन चीन मेकांग डेल्टा क्षेत्र में है, और चीन से सटे हुए क्षेत्र में जस्ता टीन कोयले आदि का संसाधन है। तो लूटने के लिए चाहिए ना भाई, तो लूटने के लिए अपना किया, पहाड़ी क्षेत्र में रबर की खेती हो रही है और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती हो रही है, जिसके कारण वे ये अब समझ गए कि कहाँ पर क्या होता है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अब इस तरह से इन्होंने अब क्या किया कि जो दलदल क्षेत्र भूमि था, दलदल क्षेत्र भूमि जानते हैं, जो खराब था, दलदल क्षेत्र था, जंगल था, उस पर ही क्या किए, बहुत किसानों से मेहनत की है। मतलब मेहनत इतना करा है कि सिर्फ इसलिए कि कृषि में सुधार हो गया, कि वहां से आप जहां पर जिस चीज का व्यापार होगा उसी चीज का काम न करेंगे। तो इतना दलदल क्षेत्र, जंगल कटाए और सभी जगह सिंचाई का साधन दिए। ये सारे चीज करने के बाद एक याद करना बच्चों, 1931 इसमें वियतनाम चावल निर्यातक में तीसरा देश बन गया। पूरा विश्व में बन गया। तृतीय मतलब तीसरा देश बन गया चावल निर्यातक देश में। कौन? वियतनाम। इतना मेहनत कराया, सोचो, मेहनत जबरदस्ती करा के पीट के उसे अधिक करके बहुत मेहनत किया। अब आगे क्या था कि मजदूरों को शोषण करने के लिए या खनिजों में, संसाधन में काम, जितना काम करेगा उतना संसाधन खनिज आएगा और उसने उनको लूटने के लिए आगे बढ़ेगा। तो वो खनिजों के संसाधन करने के लिए एक व्यवस्था लगाया जिसका नाम था एक तरफा अनुदान व्यवस्था। एक तरफा अनुदान व्यवस्था। एक तरफा अनुदान व्यवस्था क्या था, जो सुनिए। ये ऐसा व्यवस्था था बच्चों जिसमें मजदूरों का तो कोई हक नहीं है, लेकिन मजदूरों से कोई काम करा दिया जा सकता है। मतलब वैसी बंधुआ मजदूरी जहां पर मजदूरों का कोई अधिकार नहीं। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, ऐसा आप याद रहेगा। वैसी बंधुआ मजदूरी जिसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, परंतु उसके जो मालिक था उसका मालिक को असीमित अधिकार था, परंतु मालिक का पूर्ण अधिकार था। उसे अब जानेंगे उसे क्या कहेंगे, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। लेकिन एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब देखिए नाम से अनुबंध, अनुबंध माने एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के मतलब क्या हो गया, आपको खरीद लिया एक बार में, आप खरीद करके देखिए, दूसरा नाम है एक तरफ, हमारे एक की तरफ रहता है, एक की तरफ ही काम हो रहा है। एक ही तरफ का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए सिर्फ मालिक को पूर्ण अधिकार है, मजदूर को कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। अगर अनुबंध के मतलब हो गया एग्रीमेंट। तो मतलब कहने का मतलब वैसा जिसे एक बार फिक्स करके खरीद लिए किसी काम करने के लिए कि तुम्हें इतना काम करना है इतना रुपये में, तो वो खरीद ले। उसके बाद आप समझ लीजिए फिर से, कोई काम है, कोई काम को करने के लिए उस आदमी को पैसा दे दिया, पैसा देने के बाद अब वो आदमी इसका गुलाम जैसा हो गया। अब वो क्या करेगा, मालिक को पूरा अधिकार रहेगा, लेकिन इसका जो मजदूर है उसको कोई अधिकार नहीं होगा। उसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। अच्छा फिर से सुनते हैं, वैसी एग्रीमेंट जिसमें कोई काम के लिए किसी मजदूर को
पैसा देकर खरीद लिया जाता है या उस काम के लिए पैसा दिया जाता है जिसमें मजदूरों का कोई अधिकार ना हो और मालिक का पूर्ण अधिकार होता था, उसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। अब समझ गए होंगे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, कि वैसा किसी कार्य को करने के लिए मजदूर को पैसा दे दिया जाता था जिसमें मजदूर का कोई अधिकार नहीं लेकिन मालिक का पूर्ण अधिकार होता था, उस प्रक्रिया को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। अब अच्छा से आप समझ गए होंगे। अब एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के बाद धीरे धीरे रेल का नेटवर्क बढ़ा, रेलगाड़ी बना, ये सब विकसित करने के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, सिर्फ लूटने के लिए सब बढ़ाया गया। अब इन लोगों को लगा कि चीन भाषा में यहाँ के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अब उसको क्यों नहीं फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाया जाए। लेकिन जैसे फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाने लगे तो इन लोग को डर क्या लगा, डर ये लगा कि कहीं फ्रांसीसी ये सब सीख ना जाए, जिससे क्या हो जाए कि बच्चे लोग यहाँ के पढ़ने में तेज हो जाए तो ये हमारा बातों समझने लगे। तो ये क्या किए, सबसे पहले ये किए कि बच्चों को जब पढ़ते थे साल भर जब एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम में फेल कर देते थे। जब बच्चे फेल हो जाते थे तो आगे पढ़ने की कोशिश, या आप समझ जाते हैं जब एक बार फेल होते हैं तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते थे। इसी में एक आता है शब्द है कोलोन। क्या है बच्चों, कोलोन। देखिए कोलोन क्या है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था समझ गए। अब कोलोन देखिए, कोलोन, तो इसका कोलोन क्या है या किसे कहते हैं, तो सिंपल सी है, फ्रांसीसी, जो फ्रांसीसी हिंद चीन में रहते थे, हिंद चीन में रहते हैं थे, यह उसे कोलोन कहते थे। कोलोन कहते थे या कहते हैं। अब देखिए अंतर क्या था, जो हिंद चीन में रह रहे फ्रांस के लोग उसको अलग एक एरिया था, उसको कोलोन कहते थे, और दोनों में बहुत अंतर था, रहन सहन का, जीवन स्तर का बहुत बड़ा अंतर था। समझ गए। अब आगे पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रीयता, ये इतना समझ गए बच्चों। अब अगला क्लास में पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रीयता की भावना, जैसे भारत में राष्ट्रीयता की भावना था वैसे अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर भी सब्सक्राइब कर दे जिससे मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।